आज की कहानी है स्वदेश के परदेसी। ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ के सीक्रेट गार्डन कैफे में बैठी अलाना अपने ऑर्डर का इंतजार करती हुई न्यूज़पेपर के पन्ने पलट रही थी। तभी उसके मोबाइल पर यिरंग का फोन आ गया। हेलो डार्लिंग, क्या कल किंग्स पार्क में होने वाली कैंडल विजिल में तुम भी चलोगी? मेरे पास एक मित्र से फेसबुक के जरिए निमंत्रण आया है। कौन सी और किसकी कैंडल विजिल? वही जो मेलबर्न के टैक्सी ड्राइवर मनमीत सिंह की याद में निकाली जा रही है। वह तो इंडियन की कैंडल विजिल है। हमें क्या लेना देना है उससे? कोई मतलब नहीं है उसका हमसे। इंडियन की कैंडल विजिल है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? क्या हम और तुम इंडियन नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आलाना लगभग चीखती हुई बोली। आसपास बैठे लोगों के हैरानी से उसे ताकने के कारण उसे याद आया कि वह एक सार्वजनिक स्थान पर बैठी हुई है। पानी के दो घूंट गटक कर अपने आप पर काबू करती हुई बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम तो ऐसी ही हो, सब कुछ जल्दी ही भूल जाते हो। याद नहीं तुम्हें कि दिल्ली में हमारे साथ क्या हुआ था? हर तरह का नर्क देख लिया था हमने वहाँ। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हमें तकरीबन 5 साल हो गए हैं। अभी तक सब ठीक ही चल रहा है। किसी मनमीत सिंह के साथ मेलबर्न में क्या हुआ हमें कोई लेना देना नहीं। मगर दिल्ली, वहाँ की तो जमीन पर पहला कदम रखते ही हमारे दुर्दिन शुरू हो गए थे। दोजख बन गई थी हमारी जिंदगी। दूसरे देशों में आकर ये लोग रेजिज्म रेजिज्म चिल्लाते हैं, खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि खुद का असली रूप क्या है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुमने अलाना। सबसे बड़े नस्लवादी तो हमारे अपने देशवासी ही हैं। अब यिरंग की आवाज भी सुस्त हो चुकी थी। खैर, कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी तो तुम्हारे पास सोचने के लिए समय है। कल तक तय कर लेना कि तुम्हें जाना है या नहीं। आलाना ने कॉफी के घूंट भरने शुरू किए। पर्थ में सीक्रेट गार्डन कैफे की कॉफी उसकी मनपसंद कॉफी थी। जब तब यहाँ वह कॉफी पीने चली आया करती थी। मगर आज यिरंग से फोन पर बात होने के बाद 5 साल पहले दिल्ली में किए गए अपमान के घूंटों की स्मृतियां कॉफी के स्वाद को कड़वा व बेस्वाद कर गईं। चिंकी, मोमो, चाउमीन, बहादुर, हक्का नूडल्स जैसे तमाम शब्द फिर से कानों में गूंजते हुए उसकी व्यक्तिकता को ललकारने लगे। याद आ गया वो समय जब वह मिजोरम से दिल्ली विश्वविद्यालय इतिहास में मास्टर्स करने आई थी। पासपोर्ट निकालो, एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक आदमी ने कड़क आवाज में पूछा था उससे। वह क्यों सर? मैं इंडियन हूँ और अपने ही देश में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। इतना तो हम भी जानते हैं। अच्छा, शक्ल से तो इंडियन नहीं लगती हो। चलो एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। जरा ये तो बताओ कि इंडिया में कुल मिलाकर कितने प्रांत हैं? सर, आप नस्लवाद फैला रहे हैं। मेरे नैन नक्श मेनलैंड में रहने वालों से अलग हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनका अधिकार इस देश पर मुझसे अधिक हो जाता है। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में हर तरह की शक्ल सूरत खान पान वाले लोग रहते हैं। इंडिया मेरी मातृभूमि है और इस पर जितना हक आपका बनता है उतना मेरा भी है। रही बात आपके सवाल के जवाब की, तो उसके बदले में मैं भी आपसे एक सवाल करती हूँ। कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी जेल में सबसे लंबे समय तक रही थी? अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपको इसका जवाब ज़रूर पता होना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी में मैं हूँ या तुम? यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है। हम लोकतंत्र में रहते हैं। हमारा संविधान हर नागरिक को सवाल पूछने व अपने विचार व्यक्त करने का हक देता है। खैर, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए उस स्वतंत्रता सेनानी महिला का नाम था रानी गाइडिनी और वे मणिपुर की थी। अब देखिए ना सर, आप अपने आप को इंडियन कहते हैं और आपको अपने देश के इतिहास की जानकारी नहीं है। जब मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में रहने वाले लोगों को झांसी की रानी और भगत सिंह का इतिहास पता है, तो आपको भी तो रानी गाइडिनी ल्यू के बारे में पता होना चाहिए।
अलाना उस ऑफिसर का साक्षात्कार सच से करवा चुकी थी और अब वह मान गए मैडम, अब बस भी कीजिए कहकर खिसियाई मुस्कुराहट देता हुआ अपना बचाव कर रहा था। दिल्ली के मर्द अलाना को चरित्रहीन समझते थे और बस यह टैक्सी स्टैंड पर खड़ी देखकर सीधा मतलब निकालते थे कि वह धंधे के लिए खड़ी है। ऐसे ही एक मौके पर उसकी मुलाकात यिरंग से हुई थी। यिरंग 5 साल पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली आया था और एक कंपनी में डेटा साइंटिस्ट के पद पर काम कर रहा था। एक दिन उसने सड़क पर गुजरते हुए देखा कि कुछ लोग बस स्टॉप पर खड़ी एक मिजो गर्ल को तंग कर रहे हैं। उसने अपनी कार वहीं रोक दी और अलाना की मदद करने आ पहुंचा। यिरंग को देखकर वे असामाजिक तत्व तुरंत ही भाग गए। उस दिन यिरंग ने अलाना को उसके फ्लैट तक सुरक्षित पहुंचा दिया और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत भी हो गई। एक से दर्द, एक सी समस्याओं के दौर से गुजर रहे थे दोनों। यही दुविधाएं दोनों को जल्दी ही एक दूसरे के करीब ले आई और पहली मुलाकात के 1 साल बाद उन्होंने शादी कर ली। उन दोनों की शादी के बाद अलाना की छोटी बहन एंड्रिया भी दिल्ली में पढ़ने आ गई और उनके साथ रहने लगी। शादी के बाद उनकी ज़रूरतें बढ़ने और एंड्रिया के साथ आकर रहने के कारण उन्हें बड़े घर की ज़रूरत महसूस हुई। बहुत से मकान देखे गए, कुछ मकान पसंद नहीं आते थे और जो उन्हें पसंद आते उनके मकान मालिकों को चिंकिस को अपना मकान देना गवारा नहीं था। मकान की तलाश के दौरान उन्हें रंग बिरंगे सुखद दुखद अनुभव हो रहे थे। कई अनुभव चुटकुले बनाने के काबिल थे तो कई दिल को लहूलुहान करते कांच की किरचों जैसे थे। एक मकान मालिक अपने 2 बेडरूम के फ्लैट को दिखाते हुए कुछ इस अंदाज में कमेंट्री दे रहा था जैसे कि कोई टूरिस्ट गाइड किसी टूरिस्ट को दिल्ली का लाल किला दिखा रहा हो। वापस लौटते समय उस कमेंट्री की नकल उतारते उतारते अलाना और एंड्रिया के पेट में हंसते हंसते बल पड़ गए थे। एक घर का किराया एजेंट ने सिर्फ 5,000 रुपये बताया था, मगर जब वे मकान देखने पहुंचे तो मकान मालिक एकाएक 8,000 रुपये की मांग करने लगा। मगर हमारे कुछ लोकल फ्रेंड्स तो केवल 5,000 रुपये में ही ऐसा घर लेकर इस इलाके में रह रहे हैं। यिरंग ने डील करने की कोशिश करते हुए कहा, ज़रूर रह रहे होंगे। लोकल्स तो लोकल्स होते हैं, विश्वास के लायक होते हैं। तुम्हारे जैसे चिंकी लोगों को घर में रखने का मतलब है एक्स्ट्रा रिस्क लेना। अभी कल के ही अखबार में खबर पड़ी थी हमने, तुम्हारी तरफ की एक औरत ड्रग का धंधा करती हुई पकड़ी गई। ऊपर से पड़ोसियों को तुम्हारे गंदे खाने की दुर्गंध के साथ भी निभाना पड़ेगा। देख लो, अगर 8,000 रुपये किराया मंजूर है तो अभी एडवांस निकालो, वरना अपना रास्ता नापो। खाली पीली मेरा वक्त बर्बाद तो मत करो। मकान मालिक अपनी मोटी तोंद पर हाथ फिराता एक जोर की डकार मारता हुआ बोला। ये सीधा साधा नस्लवाद था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। इस मकान की लोकेशन भी सुविधाजनक थी, इसीलिए सौदा मंजूर कर लिया गया। दिल्ली में नई नई आई एंड्रिया की अपनी अलग परेशानियां थी। क्लास में सभी उसे पार्टी गर्ल और पियक्कड़ समझते थे और मना करने पर भी बार बार नाइट क्लब में पार्टी के लिए चलने को कहते। मिजोरम की खूबसूरत फिजाओं को छोड़कर दिल्ली के प्रदूषित गर्म मौसम में उसका मन वैसे ही उचाट रहता था। ऊपर से ऐसी बातें मानसिक तनाव को और भी ईंधन दे रही थी। उसका दिल करता कि वह रोज आराम से बैठकर वायलिन बजाए, मगर मेनलैंड का भयंकर कंपटीशन उसे किताबों में सिर खपाने को मजबूर करता। मिजोरम की नैसर्गिक सुंदर वादियों में बिताए नदियों की कलकल के संगीतमय दिन अब दूर की याद बनकर रह गए थे। ज़रूरतें उसे प्रकृति की गोद के सुरम्य कोमल एहसास से निकलकर महानगर की कठोरता से जूझने को मजबूर कर रही थी। क्यों आते हैं हम यहाँ दिल्ली में? अगर सरकार ने वक्त रहते हमारे इलाके में भी शिक्षा के विकास पर ध्यान दिया होता। क्या ज़रूरत थी हमें? और आए भी हैं तो क्या हुआ, अपने देश में ही तो हैं। फिर सबको हमसे इतना परहेज क्यों है?
क्यों सब के सब यहाँ हमारे एल्कोहलिक और लूज कैरेक्टर होने का पूर्वाग्रह पालकर बैठे हैं। एंड्रिया अक्सर अलाना से शिकायत करती, एंड्रिया माय स्वीट, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, बल्कि हम जैसे हर एक के साथ होता है। हर जगह पक्षपात है। ऐसा लगता है कि हमारे अस्तित्व की किसी के लिए कोई अहमियत ही नहीं है, फिर वह चाहे सरकार हो या मीडिया या मुख्य भूभाग के वासी। सभी खुलेआम नकारते हैं हमें भारतीय होने से। न्यूज़ चैनल वाले मुख्य भूभाग के छोटे से छोटे पिछड़े हुए गांव में पहुंच जाते हैं खबरों के लिए, मगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्रदेशों में जाने से उन्हें भी बड़ा परहेज है। अलाना ने कहा, हम अंग्रेजी अच्छे स्तर की बोलते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, म्यूजिक में रुचि रखते हैं और रिलैक्स जिंदगी जीना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे चरित्र कमजोर हैं। बस हम आधुनिकता की सीढ़ियों पर मेनलैंड के लोगों से एक मंजिल ज़्यादा चढ़ चुके हैं, इसीलिए हमारी सोच भी प्रगतिशील है, पिछड़ी हुई नहीं। हम हिंदुस्तानियों को चाहिए कि जब पश्चिम से सूरज उगे तो हम उसे हिंदुस्तानी आसमान का सूरज मानकर प्रणाम करें। इस बात की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए कि हम वह सूरज दिल्ली में देख रहे हैं या मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में। एंड्रिया ने अपना मत व्यक्त किया। ठीक कहती हो एंड्रिया तुम, पर ये बातें औरों की भी समझ में आए तब ना। एक बार तो हद ही हो गई थी। तुम्हारे दिल्ली आने से पहले की बात है। मैं और यीरंग चांदनी चौक घूमने गए थे। वहाँ कुछ मवालियों का ग्रुप यीरंग के हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाने लगे। वे सब मोमो मोमो कहकर चिल्लाने लगे। यीरंग ने उनसे पूछा, तुम मुझे मोमो क्यों बुला रहे हो? मैं भी तुम्हारे जैसा ही इंडियन हूँ। तो उनमें से एक ने उसके सिर में धौल जमा दी और दूसरा उसकी गर्दन पकड़कर बोला, साला हमारी दिल्ली में आकर हमसे जवाबदारी करता है, चाउमीन कहीं का। इसके साथ ही भीड़ में से कुछ और लोगों ने आकर यीरंग के को चारों तरफ घेरा बना लिया और चाइनीज चीनी मिनी चिंग चिंग चू चाइनीज चीनी मिनी चिंग चिंग चू सुर में सुर मिलाकर सब गाने लगे। और इतना सब होने पर आपने और जीजू ने कुछ भी विरोध नहीं किया। दीदी, मेरे ख्याल से आपको पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। यह क्या कम है कि हमारी जान बच गई। मैंने सुन रखा है कि पुलिस भी हमारे जैसों की नहीं सुनती और हमारे मामलों को दर्ज किए बिना रफा दफा कर देने की कोशिश करती है। एंड्रिया माय स्वीट, हम तो स्वदेश के परदेसी हैं। देश तो है अपना, पर हम हैं सबके लिए पराए। अपने ही देश में अपनी पहचान के मोहताज हैं हम। क्या करें, अब आगे बढ़ना है तो हालात से तो जूझना ही पड़ेगा। कुछ रोआसी सी एंड्रिया अपनी किताबें उठाती हुई कॉलेज जाने के लिए निकल गई। वह इस टॉपिक में फंसकर और दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी। अलाना अब तक अपनी डिग्री पूरी कर चुकी थी और किसी अच्छी नौकरी की तलाश करती हुई अपना घर संभाल रही थी। उस शाम एंड्रिया समय पर घर वापस नहीं आई। पहले तो अलाना ने सोचा कि एंड्रिया अपने किसी मित्र के घर चली गई होगी, पर जैसे जैसे रात गहरी होने लगी तो उसकी चिंता घबराहट से डर में बदलने लगी। एंड्रिया के सभी मित्रों को फ़ोन किया जा चुका था। उनसे पता चला कि वह आज कॉलेज आई ही नहीं थी। ये खबर और भी होश उड़ाने वाली थी। सारी रात अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर झांकते हुए और यहाँ वहाँ फ़ोन करने में बीत गई थी, लेकिन एंड्रिया का कहीं कुछ अता पता नहीं चला। हार कर यीरंग और अलाना ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने का फैसला किया। ये दिन तो आना ही था। तुम लोगों को समझना चाहिए कि तुम लोग दिल्ली में रह रहे हो और तुम्हें यहाँ रहने वालों के तौर तरीके अपनाने चाहिए। तुम लोग यहाँ आते हो और नॉनसेंस क्रिएट करते हो। तुम इंडियन नहीं बल्कि चाइना से आए हुए घुसपैठिए लगते हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने पान चबाते हुए सामने बैठे यीरंग से कहा, क्या हैं यहाँ के तौर तरीके? जब आए थे तो दिल्ली पुलिस की व्यवहार नियमावली पत्रिका लेकर पढ़नी समझनी चाहिए थी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब तुम्हारे जैसे चिंकी लोग दिल्ली में आए तो उन्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और तुम्हारी औरतों को भारतीय परिधान पहनकर भारतीय नारियों की तरह रहना चाहिए। क्या आप सिखाएंगे हमें व्यवहार करना? हम क्या सर्कस के जानवर हैं
और आप वहाँ के रिंग लीडर, जो आप हमें अपने हिसाब से प्रशिक्षित करेंगे। हम भी दिमाग रखते हैं, थोड़ी बहुत समझ तो हमें भी है। वैसे भी हम यहाँ अपनी गुमशुदा बहन की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए हैं, आपसे आचार संहिता सीखने के लिए नहीं। 1 घंटे की मगजमारी के बाद आखिरकार रिपोर्ट दर्ज हो ही गई। पुलिस ने अपने स्तर पर पूछताछ और जांच शुरू कर दी थी, मगर प्रक्रिया अत्यंत ही ढीली ढाली थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे एंड्रिया के जीवित मिलने की उम्मीद धूमिल पड़ती जा रही थी। उसको गायब हुए अब तक 5 दिन हो चुके थे, और फिर एक दिन सुबह सुबह दिल्ली में अभी सूर्य उदय हुआ ही था कि अलाना के मोबाइल पर थाने से फोन आ गया। मैडम, यमुना नदी के एक धोबी घाट पर कल एक सूटकेस में किसी युवती की बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी उम्र 16 से 20 साल के बीच की होनी चाहिए। डीएनए रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आपसे निवेदन है कि आप शिनाख्त के लिए आ जाएं। हो सकता है कि ये एंड्रिया, इससे आगे सब कुछ शून्य हो चुका था। अलाना को इंस्पेक्टर की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती सी प्रतीत हो रही थी। वह और हीरंग जिस हालत में बैठे थे, उसी में पुलिस थाने पहुंच गए। बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ी मिली। लाश का चेहरा तेजाब छिड़ककर बिगाड़ दिया गया था। फिर भी बाएं हाथ पर बना बिच्छू का टैटू उस मृत मानव शरीर को एंड्रिया की लाश होने की पुष्टि साफ साफ कर रहा था। सब कुछ प्रत्यक्ष था, फिर भी अलाना का दिल इस हृदय विदारक सच को झुठलाने की असफल कोशिश कर रहा था। वह जानती थी कि ये विक्षिप्त देह खूबसूरत एंड्रिया की ही है, पर मन को सच स्वीकार नहीं था। डीएनए रिपोर्ट के आने में अभी 24 घंटे बाकी थे। लम्हा लम्हा एक एक सदी सा प्रतीत हो रहा था। आखिर वक्त गुजरा और डीएनए रिपोर्ट भी आई, वह भी एंड्रिया की हत्या की पुष्टि के साथ। जब तक एंड्रिया जीवित थी, अलाना को उससे कुछ खास मोह नहीं था। दोनों बहनों का परस्पर लगाव औसत दर्जे का ही था। अलाना ने हीरंग के साथ नई नई दुनिया बसाई थी। वे दोनों एकांत चाहते थे, परंतु एंड्रिया के साथ आकर रहने से एकांत मिलना काफ़ी हद तक नामुमकिन हो गया था। उन जैसों से मकान मालिक वैसे ही 1.5-2 गुना किराया वसूल करते थे। ऊपर से एंड्रिया की वजह से उन्हें एक बेडरूम ज़्यादा लेना पड़ा था, इसीलिए उनके खर्चे बढ़े थे। इस कारण भी अलाना को छोटी बहन महज एक जिम्मेदारी लगती थी। वह मन ही मन मिन्नतें करती थी कि जल्दी से जल्दी एंड्रिया की पढ़ाई पूरी हो और वह उसकी जिम्मेदारी से मुक्त होकर चैन की सांस ले। अलाना को भान नहीं था कि उसे एंड्रिया की जिम्मेदारी से इतनी जल्दी इस रूप में मुक्ति मिलेगी। ग्लानि बोध से अलाना अपने आप को घृणा करती। वह घंटों एंड्रिया की तस्वीर के आगे बैठी रहती, तो कभी वह एंड्रिया के वायलिन के तारों को छूती, उसकी कोमल उंगलियों के स्पर्श को महसूस करने की कोशिश करती। वह बाथरूम में जाकर एंड्रिया के तौलिए से अपना चेहरा ढककर तौलिए की खुशबू में छोटी बहन के एहसास के कतरों को ढूंढने का प्रयास करती। एंड्रिया जब तक थी तब तक अलाना के लिए कुछ खास नहीं थी, पर मरने के बाद वह उसके अंदर समाकर उसका हिस्सा बन गई। दिन रात छोटी बहन को याद करके अलाना की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती। एंड्रिया के मर्डर की गुत्थी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मिजोरम सरकार केंद्र सरकार पर निरंतर दबाव डाल रही थी। जगह जगह सामूहिक प्रदर्शन और धरने हो रहे थे, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। अलाना को अब दिल्ली से घृणा हो चुकी थी। वे सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती थी, जहां इन रंजीदा यादों का कोई भी अवशेष ना हो। उसे कहीं से पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में डेटा साइंटिस्ट के पेशे में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर हैं। इस तथ्य को केंद्र बनाकर वह यीरंग पर ऑस्ट्रेलिया चलने के लिए दबाव डालने लगी। ऑस्ट्रेलिया जाकर क्या करेंगे? अलाना, अपना देश अपना होता है। यीरंग तर्क करता। किस बात का अपना देश? पहले ही बहुत खो चुके हैं हम यहाँ। अब और क्या खोना चाहते हो तुम? सेप्टिक होता तो बॉडी पार्ट भी काट देना पड़ता है। जब मेनलैंड के वासी हमें इंडियन नहीं मानते, तो हम क्यों दिल जोड़कर बैठे हैं सबसे?
कुछ नहीं है हम यहाँ सिवा स्वदेश के परदेसी होने के। लोगों की सोच बदल रही है अलाना, धीरे धीरे और बदलेगी। अब उत्तर भारत में से प्रोफेशनल लोग मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में जाने लगे हैं और दक्षिण भारत से दिल्ली, गुड़गांव में आने लगे हैं। 30 साल पहले ये चलन इतना नहीं था। यह मेलजोल समय के साथ और मिलने जुलने पर ही संभव हो पाया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का दिल्ली आना अभी नई शुरुआत है। वक्त के साथ इस संबंध में भी अनुकूलन बढ़ेगा और आपसी ताल्लुकात में सुधार आएंगे। टू रॉन्ग्स कांट सेट वन राइट। अलाना समझने की कोशिश करो। ये रंग अलाना को समझाने का भरसक प्रयास करता। भारतीय नागरिकता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर हमें अपने ही देश में बार बार अपना पासपोर्ट क्यों दिखाना पड़ता है? क्यों हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अपने माथे पर हम भारतीय ही हैं की पट्टी लगाकर घूमें? हमसे निष्ठापूर्ण आचरण की आशा क्यों की जाती है जब हमारे इतिहास का कहीं किसी पाठ्यक्रम में जिक्र नहीं? हमारे क्षेत्र के विकास से सरकार को कोई लेना देना नहीं। मेनलैंड में हमें छूत की बीमारी की तरह माना जाता है। कुछ नहीं मिला हमें यहाँ, मात्र उपेक्षा की। क्या हमारी गोरखा रेजिमेंट के जवानों का कारगिल युद्ध में योगदान किसी दूसरी रेजिमेंट से कम था? अलाना सच्चाई के अंगारे उगलती। उन्हीं दिनों एंड्रिया का एक मित्र, जो एंड्रिया के गायब होने वाले दिन ही गुवाहाटी चला गया था, अचानक दिल्ली वापस आ गया। वापस आने पर उसे जैसे ही एंड्रिया के दूसरे मित्रों से उसकी संदिग्ध मौत का समाचार मिला, तो वह तत्काल ही अलाना से मिलने पहुंचा। उसने अलाना को बताया कि उस दिन एंड्रिया कॉलेज आने से पहले रास्ते में कोचिंग वाले ट्यूटर के घर से कुछ नोट्स लेने जाने वाली थी। उन्होंने ही उसे अपने फ्लैट पर आकर नोट्स ले जाने को कहा था। एंड्रिया के मित्र के बयान के आधार पर पुलिस ने जब उस ट्यूटर के घर की तलाशी ली तो सारा सच सामने आ गया। बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच करने पर पाया गया कि उस दिन एंड्रिया सुबह करीब 9 बजे ट्यूटर के अपार्टमेंट में आई थी, मगर उसके वापस जाने का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। हाँ, उसी दिन दोपहर करीब 1 बजे ट्यूटर और उसका एक साथी एक बड़ा सा ब्रीफकेस घसीटते हुए बाहर ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दबाव में उन्होंने जल्दी ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। घटना वाले दिन जब एंड्रिया वहां नोट्स लेने पहुंची तो ट्यूटर के यहाँ उसका एक साथी भी मौजूद था। दोनों ने बारी बारी से एंड्रिया के साथ जोर जबरदस्ती की और अपने मोबाइल में उसका वीडियो भी बना लिया। उन्होंने एंड्रिया को धमकाया कि वह इस बारे में किसी से कुछ ना कहें, बस आगे भी ऐसे ही उनसे मिलने आती रहे। अगर वह उनकी बात नहीं मानेगी तो वे उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे। उनके लाख समझाने पर भी एंड्रिया चिल्ला चिल्लाकर कहती रही कि वह चुप नहीं बैठेगी और उन दोनों के लिए उनके किए की सज़ा दिलवाकर चैन लेगी। जब वह नहीं मानी तो उन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश के टुकड़े करके एक ब्रीफ केस में भरकर यमुना नदी में फेंक आए। मुजरिमों की गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही यीरंग को ऑस्ट्रेलिया से एक अच्छा जॉब ऑफर मिल गया। वह और अलाना एक नई शुरुआत करने के लिए वहां प्रवास कर गए। उन्हें ऑस्ट्रेलिया आए हुए अब करीब 5 साल हो चुके थे और मासूम एंड्रिया को दुनिया छोड़े हुए करीब 6 साल। मगर उसकी मौत से मिले जख्म थे कि सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब जब इन जख्मों में टीस उठती, दिल का दर्द शिद्दत पर पहुंचकर दिन दिन का चैन और रातों की नींद हराम करके रख देता। एंड्रिया की सारी भौतिक यादें दिल्ली में ही छोड़ दी गई थी, पर क्या भावनात्मक यादों की परछाइयां पीछे छूट पाई थी? कोई ना कोई बात उत्प्रेरक बनकर यादों के बवंडर ले आती। आज मनमीत सिंह की कैंडल विजिल की खबर उत्प्रेरक बनी थी, तो कल कुछ और होगा। कुल मिलाकर जीवन में अमन नहीं था। दुनिया के लिए एंड्रिया 6 साल पहले मर चुकी थी, पर अलाना के लिए आज तक वे उसके दिल दिमाग में रहकर उसकी सभी दुनियावी खुशियों को मार रही थी। मैडम, एनीथिंग एल्स? बेरे की आवाज़ पर अलाना चौंकी और यादों के भंवर से बाहर आई। उसने घड़ी पर नज़र डाली। उसे कैफ़े में बैठे बैठे 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे।
शुष्क मौसम की वजह से कॉफी का खाली प्याला सूख चुका था। मेनलैंड के लोगों के व्यवहार की शुष्कता ने अलाना के अंदर की इंसानियत को भी सुखा दिया था। इस शुष्कता का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि आज मनमीत सिंह की हत्या की खबर भी आंखों में नमी नहीं ला पाई। खुद के साथ हुए हादसों ने मानवता के प्रति उसके दृष्टिकोण को संकुचित कर दिया था। अब आंखें नम होती थी, पर केवल व्यक्तिगत दुख से। वह नफरत बांट रही थी, नफरत के बदले। क्या वह समस्या का निदान कर रही थी या फिर जाने अनजाने में खुद समस्या का हिस्सा बनती जा रही थी? अलाना ने एक और कैपेचिनो ऑर्डर कर दी। शायद दिमाग को थोड़ी सी ताजगी की ज़रूरत थी। वह सड़ी गली यादों से छुटकारा चाहती थी। वो यादें जो कि उसके वर्तमान को कैद किए बैठी थी, भूतकाल की सलाखों के पीछे। कैपेचिनो खत्म करते ही वह तेज कदमों से कैफे से बाहर निकल आई। एक निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी वह। एक ताज़ा हवा का झोंका उसके चेहरे को छूता हुआ गुजरा तो उसने आकाश की ओर निहारा। जाने क्यों आकाश आज और दिनों की भांति ज़्यादा स्वच्छ लग रहा था। उसे घर पहुंचने की जल्दी नहीं थी, इसीलिए उसने स्वान नदी की तरफ से एक लंबा सा ड्राइव लिया। नदी, वायु, आकाश, पेड़ पौधे, पक्षी, सभी तो हमेशा से थे यहाँ। जाने क्यों कभी उसका ही ध्यान ही नहीं गया अब तक इन खूबसूरत नज़ारों की ओर। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं। जब आंख खुले उसी लम्हे से एक नई सुबह मानकर एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए। शाम को यिरंग के घर वापस आते ही अलाना ने उसको अपना फैसला सुनाया। यिरंग, मैं भी कल मनमीत सिंह की कैंडल विजिल में चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम ठीक ही कहते हो। टू रॉन्ग्स कांट सेट वन राइट। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी अलाना। गलती तो हम भी करते हैं। जो थोड़े से फ्रेंड्स मैंने और तुमने दिल्ली में बनाए थे, क्या दिल्ली से चले आने के बाद हमने उनसे कोई संबंध रखा? दोस्ती के पौधे के दिल के आंगन में उग आने के बाद उसकी परवरिश के लिए मेल मिलाप के जिस खाद पानी की ज़रूरत होती है, क्या वह सब हमने दिया? नहीं ना। तो फिर हम पूरा दोष दूसरे पर मढ़कर खुद का दामन क्यों बचा लेते हैं? जब कोई परिवर्तन लाने का प्रयास करो तो ये अभिलाषा मत रखो कि परिवर्तन तुम्हें अपने जीवन काल में देखने को मिल जाएगा। हाँ, अगर सच्चे मन से परिवर्तन लाने की चेष्टा करो तो बदलाव ज़रूर आएगा और उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को अवश्य होगा। सही बात है यिरंग। बहुत से वृक्ष ऐसे होते हैं जिन्हें लगाने वाले उनके फलों का आनंद कभी नहीं ले पाते, मगर फिर भी वे उन्हें लगाते हैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए। शायद इसी तरह से कुछ इंसानी रिश्तों के फल भी देर में मिलते हैं। वक्त लगता है इन रिश्तों के अंकुरों को वृक्ष बनने में। एक ना एक दिन इन वृक्षों के फल प्रेम की मिठास से जरूर पकते हैं, मगर पहली बार किसी को तो बीज बोना ही होता है। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि आज भी दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए दुनिया चल रही है। जिस दिन यहाँ बुरे लोगों का प्रतिशत बढ़ेगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सही थे यिरंग, तुम बिल्कुल सही थे। और दूसरे दिन स्वदेश के परदेसी अलाना और यिरंग ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर पूर्ण रूप से देसी बनकर अपने देसी भाई मनमीत सिंह की कैंडल विजिल में शामिल होने के लिए सबसे पहले पहुंच गए थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।